एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन विथ आवर प्रीवियस लेक्चर फॉर द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और इसमें तीन टॉपिक आते हैं। फर्स्ट वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड थर्ड वन इज द कॉम्पटन इफेक्ट। इन तीनों टॉपिक में से जो फर्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो ये दोनों भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझा है तब आप न्यूमेरिकल को अच्छे से अप्रोच करोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी अप्रोच नहीं होगा। सो इस लेक्चर में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगी एंड उसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इससे न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अप्रोच करते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सपोज दैट कि आपका एक मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। अब इस मेटल के सरफेस पे लाइट रेडिएशन पड़ता है। क्या पड़ता है? लाइट एनर्जी पड़ता है। और जब ये लाइट एनर्जी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का होता है तो इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो एक सर्किट में मूव करते हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो जिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये आपका सिंपल देसी भाषा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब यह आते हैं साइंटिफिक बेसिस पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारे चीजों को हम समझते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्सटेंसेस, जो कि सब्सटेंस मेनली मेटल्स होते हैं क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं थ्रू द न्यूक्लियस। सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये सब्सटेंसेस पे से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जब सुटेबल वेवलेंथ का लाइट उस पे फॉल करता है, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इस प्रोसेस में उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मेटल क्या है? दो तरह के मेटल है, एक तो आपका अल्कली मेटल है और दूसरा आपका ट्रांजिशन मेटल्स है। जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं, बट जिंक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं, ऑल्दो इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट के थ्रू प्रोड्यूस करता है। नाउ जिंक और कैडमियम की बात करें तो दे आर सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल तरह का सेल यूज किया जाता है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का अरेंजमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। फर्स्ट वन इज द कैथोड एंड सेकेंड वन इज द एनोड। जो कैथोड होता है वो मेटल से कोटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल हो गया या जिंक हो गया या कैडमियम हो गया। सो यहाँ पे जो मेटल को कोटिंग किया गया है वो सीजियम से किया गया है। जब इस कैथोड पे हाई एनर्जी लाइट पड़ती है, हाई एनर्जी लाइट इसको स्ट्राइक करता है तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और एनोड की तरफ मूव करता है एंड देन इस सर्किट में कंप्लीट होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में कंप्लीटली मूव करता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं। नाउ अब सवाल ये है कि ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होता है। आपका अल्कली मेटल है, सपोज दैट कि अल्कली मेटल सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। नाउ अगर इसके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें तो टोटल 3 सेल है, ये एक सेल, ये 2 सेल और ये तीसरा सेल।
तीन सेल में से जो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जब इस सफिशिएंटली हाई एनर्जी पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में यूज होता है। नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के स्टडी से हमें मिला। पहला, जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सरफेस के द्वारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट होता है, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। सो दिस इज द ग्राफ जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्पीड कांस्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें? इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जैसे ही लाइट फॉल करता है वैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं है। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 10 to the power -8 सेकेंड। 10 to the power -8 सेकेंड क्या है? नेग्लिजिबल है। तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जैसे ही लाइट फॉल करता है मेटल पे स्पेसिफिक वेवलेंथ का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। नाउ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है कोई भी एनर्जी पे नहीं आता। सपोज दैट कि ये आपका मेटल है, अब इस मेटल पे जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए 80 जूल चाहिए एनर्जी। तो ये 70 जूल अगर स्ट्राइक करेगा लाइट तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा। या तो 80 जूल होना चाहिए या तो 80 जूल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि एक इंसिडेंट रेडिएशन एबव द क्रिटिकल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी को जो वैल्यू होती है मेटल की, जो क्रिटिकल वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मेटल टू मेटल वैरी करता है और ईच मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, रुबिडियम के लिए अलग होगा। मीन्स कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होते हैं वो मेटल का वो स्पेसिफिक होते हैं, वो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, और वो मेटल टू मेटल क्या करेगा? वैरी करेगा। नाउ सीजियम की अगर हम बात करें तो इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल लाइट ऑल्सो। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो इसे कॉमर्शियल फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। नाउ maximum kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to frequency of incident radiation. However, it is independent of the intensity of the light used. जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के मैक्स से, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। बट इंटेंसिटी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी की, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको 3 केसेस के थ्रू समझते हैं। केस 1, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे विथ काइनेटिक एनर्जी।
सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन तो किसी भी पेपर में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट ग्राफ आपका दिया रहता है, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है एंड एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। ये ग्राफ को मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है ना। मतलब कि अगर कोई मेटल है, सपोज दैट कि कोई मेटल है और इस मेटल से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ से निकालना होगा एंड देन इसको रन करना पड़ेगा। तो कुछ जो इसमें जो एनर्जी होती है ना, ये दो फॉर्म में होती है। एक तो एच न्यू नॉट होती है, प्लस दूसरा काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन्स वो एच न्यू के बराबर होती है। सो ये जो एनर्जी है, एक तो ये एच न्यू नॉट के फॉर्म में होती है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। मतलब कि एक मिनिमम एनर्जी जो इस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाले उसको एच न्यू नॉट बोलते हैं, और इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो जब तक आपका ये वैल्यू नहीं होगा, अगर ये वैल्यू 0 होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ को हमने यहाँ से स्टार्ट किए हैं कि कुछ मिनिमम वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, जितना एनर्जी होगा, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी होंगे। नाउ अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, तो अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। सो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का क्या फर्क पड़ता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे, एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, वहां पे इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी डिफरेंट इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट पे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन कंक्लूजन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, और वैसा कोई भी फैक्टर जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, उस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी फ्लैट होगा एंड इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी लाइट की, मतलब कि एनर्जी बढ़ रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो this one is the I1, this one is the I2 and this one is the I3. So I1 की वैल्यू ज्यादा होगी I2 की वैल्यू से, एंड I2 की वैल्यू ज्यादा होगी I3 की वैल्यू से। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते हैं, ये जर्मन बोर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इनको रिगार्ड किया जाता है बाय मेनी ऑफ अस एज वन ऑफ द 2 ग्रेट फिजिसिस्ट इन द वर्ल्ड। एक थे आइजक न्यूटन एंड दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन है। His 3 research papers on special relativity, Brownian motion and photoelectric effect, which he published in 1905 while he was employed as a technical assistant in a Swiss patent office in Bern, have profoundly influenced the development of physics। और इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया इन फिजिक्स इन 1921 फॉर his explanation on the photoelectric effect। Now आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको हम समझते हैं। ये आपका मेटल सरफेस है। अब ये जो मेटल सरफेस है, इस पे इंसिडेंट लाइट पड़ेगा,
ऐसा नहीं कि कोई भी वेवलेंथ कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दें तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं। मेटल है, मतलब कि मेटल का जो सरफेस है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। सपोज दैट कि ये सोडियम मेटल का सरफेस है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है सोडियम एटम का। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द फोर्थ सेल, दिस इज द सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, देन इसमें एनर्जी आएगा। तो जो एनर्जी आते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट वन इज द h न्यू नॉट एंड सेकेंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। h न्यू नॉट को हम फाई नॉट बोलते हैं और इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मेटल सरफेस को अगर एक्सपोज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, देन तो क्वांटम एनर्जी जो होते हैं वो दो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। एक वह एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए यूज होता है एटम से, और उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जिसको W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ बाकी जो बचा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है, एंड दैट इज हाफ mv²। सो अगर आपकी एनर्जी E है तो ये दो पार्ट में यूज होगा, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। E को हम h न्यू लिखते हैं, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो ये आपका डेरिवेशन है। सो आपको बस एक ही चीज समझना है कि कोई भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट करेगा जब उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट होगी, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। सो जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो आप सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हमने क्या बताया आपको, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हाफ ही मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो h न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड h न्यू नॉट को कंबाइंडली हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसको W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी किसी बुक में इसको फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में यूज हो जाए उतना ही एनर्जी रहे, तो उस टाइम के उस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर 0 हो जाएगा एंड h न्यू नॉट W0 के बराबर हो जाएगा। सो आपको क्या सिखाया है, h न्यू इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। अगर हम इसको लिखें हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये जो W0 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं h c बाई लेमडा माइनस c बाई लेमडा नॉट। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ hc 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। So half mv² is equal to hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Lambda is the wavelength of incident light and lambda naught is the threshold wavelength. So ये दूसरा इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। Now अगर मैं लिखूं half mv² equal to hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught, तो v² क्या हो जाएगा, hc 2hc by m 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो v की वैल्यू अगर हम निकालें तो इट इज अंडर स्क्वायर रूट 2hc बाई m 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। और इनकी अगर हम बात करें
तो यही इक्वेशन है जो आइंस्टीन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। नाउ कोई डेफिनेट मेटल है, तो सपोज दैट कि मेटल है सोडियम, मेटल है सीजियम, मेटल है रुबिडियम। सो कोई भी मेटल की अगर हम बात करें तो अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में सिखाया है कि मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। मतलब सोडियम की अगर वैल्यू है x, तो ये x सोडियम का ही होगा, सीजियम का नहीं होगा। सीजियम का बाई हो सकता है, रुबिडियम का जेड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एच न्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। एच तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब एच न्यू नॉट इज कांस्टेंट। एंड एच न्यू नॉट की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो आपने जो इक्वेशन पढ़ा है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब एच न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू। इसका मतलब अगर वी स्क्वायर की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट न्यू। अगर ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगेंस्ट द लेम्डा, तो ये क्या शो करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या शो करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है, वैसा पोटेंशियल जो किसी चीज को स्टॉप कर रहा है। यहाँ पे कौन सी चीज को स्टॉप कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फेनोमेना हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। मतलब कि वैसा मिनिमम पोटेंशियल जिसके लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो होगा, वैसा मिनिमम पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। मिनिमम पोटेंशियल मतलब कि अगर मैं मानो V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के टर्म में क्या होता है, E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये लिख सकते हैं, मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी नॉट की अगर वैल्यू निकालें तो इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, and E is the charge on electron, so half mv square divided by E हो जाएगा। नाउ 1916 में रॉबर्ट मिल्टन ने वेरीफाइड किया आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने कैसे वेरीफाई किया, हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू नॉट। हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट लिखेंगे, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाई ई वी माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो ये इक्वेशन क्या, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये सी की वैल्यू कांस्टेंट है। सो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन पे शो कर सकते हैं, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। सो इंटरसेप्ट क्या है, डब्ल्यू नॉट बाई सी, और यहाँ पे जो स्लोप है tan अल्फा इट इज इक्वल टू एच बाई ई, जो ये वाला वैल्यू है। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब सवाल ये है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाऊंगी कि आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय फोटोन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ प्लैटिनम मेटल इज, एच की वैल्यू दिया हुआ है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली न्यू नॉट। तो आपको मिनिमम एनर्जी निकालने बोल रहा है। मिनिमम एनर्जी इज बेसिकली एच न्यू नॉट, मतलब कि प्लैटिनम मेटल सरफेस है, उस पर जो लाइट पड़ेगा, फोटोन पड़ेगा, उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सके। तो एच न्यू नॉट होता है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू नॉट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 15। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 15 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू लिखें तो 6.626 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -19 एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8.58 इंटू 10 to the power -19। सो ये आपकी मिनिमम एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। द वर्क फंक्शन W0 ऑफ पोटेशियम का 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोडियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लिथियम का 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैग्नीशियम का 3.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड कॉपर का 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन दिया हुआ। नाउ अब सवाल ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज मेटल्स डू नॉट अंडरगो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज अलाउड टू फॉल ऑन देम। आपका जो लेमडा का वैल्यू है, जो लाइट पड़ रहा है उसकी जो लेमडा है वो 450 नैनोमीटर है। अब इस 450 नैनोमीटर वेवलेंथ का जब लाइट पड़ता है तो कौन सा मेटल होगा इन सब में जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट और h न्यू नॉट की वैल्यू हो गई hc बाई लेमडा नॉट। क्या ये वैल्यू होगी? यस। h की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 to the power -34। c इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेम होते हैं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से चलते हैं 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड देन लेमडा नॉट कितना दिया हुआ 450 नैनोमीटर, मतलब 450 इंटू 10 to the power -9 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 445 लिखते हैं, देन 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 16 इंटू 6.626 डिवाइडेड बाई 45। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये वैल्यू जूल में दिया है तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा वही मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा विथ दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये नहीं है। टू सोडियम की बात करें तो ये भी नहीं है, लिथियम की बात करें तो ये भी नहीं है, मैग्नीशियम एंड कॉपर है, मतलब कि मैग्नीशियम एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे विथ दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट। Now the third question, ground state energy of hydrogen atom is -E1. Velocity of photoelectrons emitted when photons of energy E2 strikes stationary lithium ion on the ground state will be। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो -E1 है। Now velocity of photoelectrons emitted when photon of energy E2, अगर E2 एनर्जी स्ट्राइक करता है लिथियम +2 पे ग्राउंड स्टेट में तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले लिथियम +2 की बात करें तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स थ्योरी जो एनर्जी होते हैं En इक्वल टू -13.6 g² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपका हाइड्रोजन का दिया हुआ है, लिथियम के लिए ग्राउंड स्टेट है मतलब इनकी वैल्यू 1 है, लिथियम के लिए g की वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये E1 -E1 दिया हुआ ऑलरेडी माइनस है तो ये +E1 हो जाएगा, तो ये 9E1 हो जाएगा। सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है लिथियम की 9E1 है। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं जो एनर्जी E2 है इट इज इक्वल टू 9E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगा 12mv²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2E2 इक्वल टू 18E1 प्लस mv²। अगर हम mv² की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2E2 माइनस 18E1। अगर हम इसकी बात करें तो 2 कॉमन ले लें तो E2 माइनस 9E1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी √2
E2 माइनस 9E1 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू भी तो इधर ही है, तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो इट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर है। इट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर कोई मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट का जैसे आयरन, इसको हीट करते हैं तो ये सबसे पहले रेड होता है, देन येलो होता है, देन व्हाइट लाइट होता है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड बाय ए बॉडी कंटिन्यूअसली। एनर्जी अब्सॉर्ब होता है और इमिट होता है बॉडी के द्वारा कंटिन्यूअसली। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, but it is independent of the frequency and wavelength of radiation. लेकिन according to electromagnetic wave theory, body should emit the radiation of same wavelength on heating at different temperature. बट फ्रीक्वेंसी जो होता है इमिटेड रेडिएशन का वो बॉडी के टेम्परेचर से चेंज करता है। सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालें तो ये हमें देखने को मिलता है कि जब वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। Intensity of emitted radiation increases with increase of wavelength, but up to a certain point. कोई एक ऐसा वेवलेंथ होता है जहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, लेकिन फिर जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी रिड्यूस होता है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ कॉम्पटन इफेक्ट। सो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर शोन टू बी करेक्ट बाय ऑथर कॉम्पटन, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था 1928 में। इन्होंने क्या पाया कि जब मोनोक्रोमैटिक एक्सरे स्ट्राइक्स स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट लॉस्ट सम एनर्जी व्हेन रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वेवलेंथ, और इस फिनोमेना को कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। इसको देसी भाषा में समझाएं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मोनोक्रोमैटिक एक्सरे स्ट्राइक करता है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को ग्रेफाइट में, ये कुछ एनर्जी लॉस कर देता है जिसकी वजह से उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉम्पटन इफेक्ट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। सो दिस प्रोसेस कुड नॉट हैव अकर्ड अनलेस लाइट रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। सो ये प्रोसेस नहीं होगा अगर लाइट में पार्टिकल नेचर नहीं होगा। सो ये अगर इंसिडेंट फोटोन है तो इस इंसिडेंट फोटोन में दो तरह के फिनोमेना होती है। एक तो स्कैटरिंग होती है जैसे ये जिसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी h न्यू नॉट है, और दूसरा स्कैटरिंग होती है टारगेट इलेक्ट्रॉन को। सो द लॉस इन फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट न्यू प्राइम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो समरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बहुत सारे फिनोमेना है जो रेडिएशन से रिलेटेड है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और ये प्रोसेस क्यों होते हैं? ये प्रोसेस होते हैं इंटरैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड रेडिएशन के, और इसको वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे इंटरैक्शन होता है रेडिएशन एंड मैटर के बीच में। यहाँ पे इंटरैक्शन किसके बीच में? रेडिएशन के बीच में। बट यहाँ पे इंटरैक्शन रेडिएशन और मैटर के बीच में है, और इनको एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के थ्रू, मीन्स पार्टिकल नेचर पे। नेक्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे नीदर देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड नीदर बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, और इसको वेव थियरी या फोटोन थियरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड कॉम्पटन इफेक्ट. So in our next lecture we will discuss in detail about the Bohr's atomic model.